हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईएस एक्सपर्ट पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट कल हमने टॉपिक पढ़ा था इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, वो टॉपिक फिनिश हो चुका है। इसके बाद यूनिट 8 का हम एक और टॉपिक लेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स। इसको दो कंटेक्स्ट में आपको पढ़ाऊँगी। पहला हमारा डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स नेशनल रहेगा और दूसरा हमारा इंटरनेशनल रहेगा। तो दो एस्पेक्ट्स हो गए, पहला नेशनल हो गया और दूसरा इंटरनेशनल हो गया। तो अभी हम नेशनल की तरफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल भी करेंगे। सो द इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एन फ्लिक्टिव ऑफ द पावर एंड proprietaries and it is essential for the economical and social development of the society. The revolution in ICT has started delivering information in digital format with a greater speed and economy, which triggered development of the digital library. The ICT provides a great opportunity in archiving, accessing, digitalization, preservation, the traditional content, and the open source software movement added newer avenues for greater expansion of the digital library worldwide. Traditionally, the knowledge available in one and another form is being explored, documented, preserved, and made accessible through the network of digital library and archive. The popularity of the word digital library can be triggered to the digital library initiative that was started in 1994. That is very important year. ये year बहुत ही important है, 1994 and 1994। अभी कैसे स्टार्ट हुआ था? एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF के फाउंडेशन के साथ स्टार्ट हुआ था और उसमें डेरपा था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसीज, ये था। और इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, डेरपा एंड नासा। नासा हमारा है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। 3 पॉइंट में पहला मैंने बताया 1994 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद ये जॉइंट वेंचर था, किसका जॉइंट वेंचर था? NSF का, नेशनल साइंस फाउंडेशन का, और इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे। थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डारपा एंड नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। Six universities were given the funds for the investigation and development of the underlying technology for digital library. Second phase of the project was initiated in Feb 1998. अब that is a very important aspect, ये भी बहुत important है। दूसरा फेज इसका कब आया था? 1998 Feb में आया था। Landmark initiative that lead to the part towards the digital library movements are the project Mercury at Carnegie Mellon University, core projects at Cornell University, and the TELIPS projects, and InVision at Cornell Institute of Digital Collection, Open Books project at Yale University, and Network Digital Library of Thesis and Dissertation. That is a very important library. इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इसको बताती हूँ। 3 टाइम्स रिपीट करूँगी मैं, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, नेशनल डिजिटल नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो ये हो गया हमारा नेशनल साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। इसमें आ गया हमारा डेलनेट, उस नेटवर्क ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। इन डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट अब इंडिया में कैसे हुई? टेकन अप फॉर द प्रिजर्वेशन आर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन मिड 1990। अब इसने कल्चरल और हेरिटेज को डेवलपमेंट करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स को हम लाए इंडिया के अंदर। ये कब हुआ था? मिड 1990 में। इंडिया बिकम अ डे फैक्टो सिग्नेचरी ऑफ द यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। कहाँ पे था? यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में, यहाँ पे था।
adopted by anonymously by the UNESCO General Conference at its 31st session held on 2nd November 2001 to strengthen the access to deliver the cultural resources available across the country. Indian state and non-state agencies in collaboration with the Carnegie Mellon University and Universal Digital Library projects to the USNSF under an Indo-US Science and Technology Collaboration Initiative have taken significant initiation in digitalization preservation of the vast pool of the knowledge available in the form of manual, rare books, out of the print books, archive material. Also, these agencies have collaborated with the neighboring South Asia countries share to the network community using an online platform. क्या यूज़ करते थे? ये नेटवर्क शेयरिंग करते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते थे ताकि हमारा कल्चरल हेरिटेज इंडिया में डेवलप हो सके, और इसकी हमने इसीलिए ही इसकी मदद ली थी, इसीलिए इसका हेल्प हमने लिया था कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है इसमें यहाँ तक डिसाइड द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्लोबल मूवमेंट सच एज नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिजर्टेशन। ये मैंने अभी बताया आपको 3 टाइम रिपीट भी किया, वही इसी का एग्जाम्पल ये ले रहा है। ठीक है, मोर ओवर द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बिन टास्क ऑफ सेटिंग अप द इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी इन within house content, research reports, publication of researcher thesis and dissertation. Several organizations including research institute and academic institute are making their existing journal available in open access. कैसे अवेलेबल हुए? ओपन एक्सेस में अवेलेबल हुए। इसमें क्या है, इंसा आ गया, IAS आ गया, CSIR आ गया। ठीक है, तो ये सारी इनफ्लिपनेट हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्किंग जो सेंटर्स हैं, इन्होंने टेकन अप वेरियस ओपन एक्सेस इनिशिएटिव दिस ओजस है प्लेटफॉर्म ऑफर टू फैकल्टी एंड रिसर्चर यूनिवर्सिटी वॉज देयर ओपन एक्सेस जनरल इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी नेमिंग शोध गंगोत्री IR@inflipnet INCAT Union Catalog of the various resources, books, journal, thesis, Vidwan, subject expert databases. That is very important. Vidwan क्या है? Subject access databases है। Infopol में subjects ये क्या है? Subject gateway to Indian scholarly internet resources है ये। ठीक है, तो ये भी ये टर्मिनोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है और विद्वान भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों मैंने वो क्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेसेस है और ये सब्जेक्ट गेटवे है टू इंडियन स्कॉलरली इंटरनेट रिसोर्सेज में। ठीक है, अब प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या है डिजिटल इनिशिएटिव में? डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया आर इनकाउंटर विद द प्रॉब्लम सच एज लैक ऑफ द नेशनल पॉलिसीज के लिए ड्राइवन नहीं थी, प्रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी कंटेंट डेवलपमेंट के लिए ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन, ताकि उसका सिक्योर बेसिस बना रहा है वो भी नहीं था, इसीलिए हम उसको नहीं ला पा रहे थे उस टाइम में। बट जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई तो इनका सोल्यूशन भी निकाला गया। रिगिडली पब्लिशर पॉलिसीज एंड डाटा फॉर्मेट्स, OCR फैसिलिटी फॉर इंडियन लैंग्वेज, ये भी नहीं था। ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही थी। तो मिस्टर G1 2004 इन द सेपरेट पेपर हैज़ इनकाउंटर द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स। अब देखते हैं मिस्टर जीवन ने 2004 में क्या क्या प्रॉब्लम्स लाई थी। लैक ऑफ द क्लियर कट पॉलिसी एट अ नेशनल लेवल विद द मेन फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक पॉइंट था। क्लियर कट कोई पॉलिसी नहीं थी उसके लिए नेशनल लेवल पर। ठीक है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिफ़िकल्टी इन अपग्रेडिंग द सेम, आउटडेटेड थी सारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फॉर्म में, तो वो भी एक बेसिस प्रोवाइड नहीं करता है। तो फिर हम डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव कैसे डेवलप करें? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी मैटर करता है वो भी नहीं था इतना, तो हम तब इसीलिए भी डिजिटल इनिशिएटिव्स को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे। लैक ऑफ द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज OCR फैसिलिटी, ये भी नहीं थी।
ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज में वो क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, सो दे आर स्पीकिंग, वो किस तरह से बात करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो उसके लिए भी हमें जो है एक सोर्स डेवलप करना था, वो भी नहीं हो पा रहा था। स्टैंडर्ड टेक्निकल एक्टिविटी, डाटा डिस्क्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कैरेक्टर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेल ट्रेंड स्किल पर्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। एक वेल ट्रेंड स्किल पर्सन था ही नहीं जो इसको ऑपरेट कर सके, ठीक है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, मैनेजमेंट का भी सपोर्ट नहीं था। ये बहुत मैं इसको फिनिश करने के बाद आपको 3 पॉइंट से बताऊंगी इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, ये भी नहीं था। लैक ऑफ प्रॉपर प्रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी नहीं थी। नॉन इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी फॉर द कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल कंटेंट, रिगेडली इन पब्लिशर पॉलिसीज एंड डाटा फॉर्मेट्स, इम्प्लीमेंटेशन एक्सेस राइट्स, सिलेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंटेंट क्या है, एफिशिएंट इंटरनेट क्या है। सो देखिए मेन जो इसमें था कि सबसे पहले तो हमारे पास कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी नहीं थी कंटेंट डेवलपमेंट के लिए। सबसे ज़रूरी ये है क्योंकि हम किसी चीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी बेसिस चाहिए कि हमारा कॉपीराइट अगर हम उसका ओरिजिनेशन कर रहे हैं, इन्वेंटर हैं, तो हमारे को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि उसको का जो कॉपीराइट है वो हमारे पास ही हो, वो हमारी इन्वेंशन हो, उसको कोई लाइफ लॉन्ग हमसे छीन नहीं सकता, वो परमिशन बेसिस पे उसका यूज़ कर सकता है, बट ही इज़ नॉट एबल टू टेक अ राइट टू अडॉप्ट इट। उसको अडॉप्टेशन का कोई राइट नहीं है जब तक, क्योंकि कॉपीराइट हमारे पास है तो वो यूज़ कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनकी जो मेन उस पर वो जो अपना वीडियो देते हैं उस पर तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, बट क्या होता है जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो उसकी क्लिपिंग बनाकर डाल देते हैं, तो वो कॉपीराइटेड थिंग्स उन्हीं के पास रहती है, लेकिन क्लिपिंग का यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए वो वार्निंग पीरियड पे एक वीडियोस इशू करते रहते हैं कि हमारी चीज़ों का जो है रॉन्ग एडॉप्टेशन ना हो। तो ये इसका कॉपीराइटेड था जो उस टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बट अब ये चीज़ डेवलप हो चुकी है। उसके बाद हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ वेल ट्रेंड स्टाफ नहीं था उसके लिए, वो जो बहुत ज़रूरी है रिक्वायरमेंट वो ये, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम रोबोटिक्स में भी आते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया है, लास्ट टू लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था, उसको भी ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, क्योंकि फिर जो वो उसके पास सारी पावर्स हैं, वो एज ए फील कर सकता है, एज ए ह्यूमन थिंक कर सकता है और देख सकता है चीज़ों को, फिर भी उसको एक ऑपरेशनल पावर चाहिए, वो है मैन पावर, ठीक है। तो ये चीज़ जो है साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट है हैंडलिंग के लिए, तो ये वेल ट्रेंड स्किल स्टाफ पर्सन्स भी चाहिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट थी। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ही फाइनेंस को जो है हमें प्रोवाइड करेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो फिर चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती, तो ये चीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ चीज़ें, तो हमारा कॉस्ट एक्सपेक्ट भी मैनेज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 पॉइंट्स से मैंने आपको एलैबोरेट करके समझाए पूरे। अब हम आगे चलते हैं। करंट डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इंडिया में क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर key player for initiating digital libraries in India. Some of the important digital initiative and program initiative across the industry. कौन कौन से इसमें डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है, ठीक है, पहला हमारा है। दूसरा मैं बता देती हूँ आपको, दूसरा इसमें है विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी है, ठीक है। थर्ड इसमें हमारा है NCERT ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है, ये इसका जो सब पार्ट्स हैं, पहला हमारा यही था इसमें डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स,
पहला हमारे इसमें हेडिंग से डिजिटल लाइब्रेरी बुक्स, उसमें हमारा आया था डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्लियर कर देती हूँ, पहला पॉइंट आया था डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा पॉइंट आया था इसमें विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरीज, दूसरा पॉइंट आया था। और तीसरा पॉइंट हमारा था NCERT ऑनलाइन टेक्स्ट बुक्स। ये 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट की सब कैटेगराइजेशन था ये। और हम अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मॉन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या था हमारा, पहला था कला संपदा, ठीक है, ये हमारा इसमें आया था पहले। दूसरा हमारा आया था नेशनल डाटा बैंक्स ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये हमारा सेकेंड आया था इसमें, ठीक है। थर्ड हमारा आया था नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूस्क्रिप्ट्स। ये सारे इसी का ही पार्ट्स हैं। इसका इस्टेब्लिश ईयर मैं आपको बता देती हूँ। इस्टेब्लिश ईयर क्या है कला संपदा में, कला संपदा जो है इम्प्लीमेंट किया था हमारा IGNCA में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड आर्ट्स, ये न्यू दिल्ली में ही है। सपोर्टेड किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने सपोर्ट किया है। इसका इस्टेब्लिश ईयर है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे, इस्टेब्लिश ईयर दिया हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ यही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और नेशनल इसमें हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया हमारा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मॉन्यूस्क्रिप्ट, कला संपदा हमने कवर कर लिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें नेशनल डाटा बैंक्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसको भी IGNCA ने डेवलप किया था, न्यू दिल्ली ने, लेकिन इसका सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन अलग है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आ जाते हैं नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईयर हमारा 2003 है, 2003 नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूस्क्रिप्ट्स ने ही इसको डेवलप भी किया है, सारी चीज़ उन्होंने की है। तीसरा हमारा फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा मुक्त बुद्धा डिजिटल लाइब्रेरी और आर्काइविंग प्रोजेक्ट्स है हमारा, ये भी 2003 में ही डेवलप हुआ है, ठीक है। और इसका है मुक्त बुद्धा इंडिविजुअलिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, ये इसका जो है इम्प्लीमेंटेड है, इनने इम्प्लीमेंट किया है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारा आता है कि इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन कौन कौन से हैं, इसमें हमारा शोध गंगा आ जाता है, ठीक है, शोध गंगा। उसके बाद पहला तो हमारा शोध गंगा आ गया, ठीक है। दूसरा शोध गंगोत्री आ गया इसमें। और तीसरा पहला हमारा शोध गंगा आ जाता है इसी में जो, और शोध गंगा का जो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शोध गंगा को INFLUVNET ने सेंटर ने डेवलप किया है और इसका ईयर है 2010। हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। शोध गंगा कब आया था, 2010 में। किसने डेवलप किया है, INFLUVNET सेंटर्स ने। किसने डेवलप किया है, INFLUVNET सेंटर ने। और ये सपोर्टेड किसने किया है इसको, UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो अभी हमने इसमें 3 पॉइंट्स लेते हैं। पहला ये क्या है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा INFLUVNET सेंटर्स ने डेवलप किया था। तीसरा इसको UGC सपोर्ट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सपोर्ट करता है, ठीक है। विद्या नीति डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये 2000 में डेवलप हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने किया है इसको, जो इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और तीसरा है सपोर्ट, NISAT ने सपोर्ट किया है इसे, NISAT ने, ठीक है, NISAT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज में कुछ इसके पार्ट्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। देयर आर 99 इंस्टीट्यूशनल सब्जेक्ट वाइज रिपोजिटरी इन इंडिया दैट आर रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्री ऑफ द ओपन एक्सेस आर्काइव। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी initiated in India can be viewed as a ROR e-print organization. Digital Library of General initiatives by the Scientific Society of the Publishers. इसमें हमारा आता है, पहला है
इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आ जाता है हमारा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ठीक है। ये दो चीज़ आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा नेस्कियर रिसर्च जनरल, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ हमारा है इंडमैट फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ हमारा है ओपन सोर्स जनरल एक्सेस सिस्टम बाय इन्फ्लिवनेट, ये हमारा फिफ्थ सिस्टम है। इसको भी इन्फ्लिवनेट सेंटर ने डेवलप किया था। सिक्स पॉइंट है हमारा indiangeneral.com, इसको डिवाइन एंटरप्राइज न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है। ये हमारे सिक्स्थ हो गए। सेवेंथ है इसमें हमारा मेडनाओ पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसको मेडनाओ पब्लिकेशन ने डेवलप किया है, मुंबई ने, ठीक है। तो ये सेवेंथ पॉइंट। एट्थ हमारा हो गया कमला राज इंटरप्राइजेज, ये कमला राज इंटरप्राइजेज ने डेवलप किया है और ये दिल्ली का ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें दिल्ली में ही मिल जाएगा। और इसका इस्टेब्लिश ईयर 1933 है, इसमें दिया हुआ है इस्टेब्लिश ईयर, तो मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम अपना ये जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम इसी के ही एक पार्ट को कवर कर चुके हैं, अब हम दूसरा पार्ट कवर करेंगे। दूसरा पार्ट इसमें क्या क्या है, तो हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। ये अभी नेशनली चल रहा है सारा, जो है नेशनली मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंटरनेशनल हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी नेशनल हमें कवर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम नेशनल कवर करते हैं, हमारा फोकस पॉइंट नेशनल है अभी। तो information is considered as a flower or power and property which are essential for economic and social development of the society. The revolution in the information communication technology has bridged the knowledge gap by providing free of the flow of information. With this technology driven revolution, the delivery of the information was started in digital format with great speed and economy, which triggered the development of the digital library. It has provided a wider opportunity in archiving, accessing digitalization, preserving the digital traditional knowledge. अब ये क्या कह रहा है कि जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो वास्ट फॉर्म में अवेलेबल है, तो हमें नॉलेज से उसको लिंक करके हमें देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट को कैसे किस तरह से फुलफ़िल हो पाए, क्योंकि नॉलेज तो वास्ट फॉर्म में अवेलेबल है। आज के टाइम में आप देखें तो नॉलेज जो है अनलिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है, गार्बेज फॉर्म में भी अवेलेबल है और जो है मटेरियल फॉर्म में भी अवेलेबल है। बट हम कैसे जो है यूटिलाइज इंफॉर्मेशन को निकालें, तो उसके लिए आपका नॉलेज आपको डायरेक्ट करती है कि आपकी जो नॉलेज है उसको आप ध्यान में रखकर उसको चीज़ों को देखकर उससे इंफॉर्मेशन को लिंक करें और वही इंफॉर्मेशन आपको यूज़ करनी है। दैट्स इट, फिनिश। इसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एडेड वेटेज इन द प्रोलिफरेशन इन द डिजिटल लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड। ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल इन वन एंड अनदर फॉर्म आर बीइंग documented, preserved and made accessible through the network of digital archives and the formal projects of the digital library under the Digital Library Initiative was started in 1994 as a joint venture of National Science Foundation and Defense Projects Department of the Defense Advanced Research Project Agency, the National Aeronautical Space Administration in 1994. The six were given the funds for investigation and development of the underlying technology for digital library. Second phase of the projects was initiated in Feb 1998, Devika 2003. अब देखिए
इसमें ये क्या कह रहा है, वही सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है 1994 में आया था, 1994। अब इसमें जॉइंट वेंचर में हमारा क्या था, नेशनल साइंस फाउंडेशन था, और इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारी आई थी, जिसमें डेरपा थी और नासा थी। डेरपा का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और हमारा नासा का है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारी थी। तो अभी ये कहना चाह रहा है कि अब जो है वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स के फॉर्म में, इंट्रो में, कि जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो इसलिए मैंने वही लिए है और बाकी चीज़ को छोड़ दिया है। तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, पहला 1994 वाला, दूसरा जॉइंट वेंचर ऑफ द किसका है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, और थर्ड में हमारा डारपा है और नासा, इसके जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन एड ऑन हुई थी वो। तो ये देविका 2003 भी वही चीज़ें बता रही है, ठीक है। लैंडमार्क इनिशिएटिव दैट लेंस द पार्ट टुवर्ड अ डिजिटल लाइब्रेरी मूवमेंट आर द प्रोजेक्ट मरकरी एट CMU, 4 प्रोजेक्ट एट कार्नेल यूनिवर्सिटी and triplets projects in vision at the Cornell Institute, digital collection, Yale University open books projects, network digital library for thesis and dissertation। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल साइंस मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड एजुकेटेड डिजिटल लाइब्रेरी। अब देखते हैं इसमें लाइब्रेरी कंसोर्शिया कंसोर्शियम कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, तो वो देखते हैं, ठीक है। Institutions have acquired 2 ever-growing digital collection for their library either directly or through the library consortia, या तो डायरेक्टली हो या फिर लाइब्रेरी कंसोर्शिया से हो। मेजॉरिटी ऑफ दिस कलेक्शन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक कमर्शियल पब्लिशर, स्कॉलरली सोसाइटी एंड यूनिवर्सिटी प्राइस एग्रीगेटर। As such, access to the digital collection directly and through the library consortia can be considered as a major component of the digital collection interface. Some of the example क्या है, digital library consortia provide peer review journal to the member institute। इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया, स्टैब्लिश हुआ था 2003 में, और इन्फ्लिवनेट ने इसको डेवलप किया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा हमारा इंडस्ट है, इंडस्ट में हमारे AICT है, ये भी 2003 में ही डेवलप हुआ था और इसको IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है नेशनल नॉलेज रिसर्च कंसोर्शियम, ये 2009 में आया था, नेस्कियर ने डेवलप किया है इसे, किसे, नेस्कियर ने। उसके बाद MCIT कंसोर्शिया, ये 2005 में आया था, इसको DEIT न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है, सपोर्टेड किया है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डाई कंसोर्शिया, ये 2003 में आया था, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद एमर्ड कंसोर्शिया है, ERMED, एमर्ड कंसोर्शियम्स। एमर्ड कंसोर्शियम ये 2008 में आया था, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये आया है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास RDO है, ई जनरल कंसोर्शियम स्टैब्लिश हुआ था 2009, डेसीडॉक दिल्ली ने डेवलप किया था इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा है टेलकॉम, इसको 2009 में आया था, ये NBRC मंसियोर ने डेवलप किया, सपोर्टेड किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने।
ठीक है, ये 9th हो गया। 8th हो गया हमारा, 9th हमारा सेरा आया। सेरा में हमारा है कंसोर्शियम फॉर ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर में आया है ये। स्टैब्लिश ईयर 2008 है। इम्प्लीमेंट IARI ने किया है न्यू दिल्ली ने। CSIR वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है इसको। ठीक है, तो ये 9 हो गया। 10th हमारा है एनालिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एनालिस्ट हमारा 2010 में आया था, इम्प्लीमेंट किया था इन्फ्लिनेट ने, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्किंग सेंटर्स IIT दिल्ली। ठीक है, और ये MHRD ने सपोर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर द NMEICT। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। एनालिस्ट का फुल फॉर्म जो है मैं आपको बता देती हूँ। एनालिस्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको रिमेम्बरेंस में रखेंगे। तो इसके 3 पॉइंट हम रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये 2010 में डेवलप हुआ था, 2010। दूसरा, इसको इन्फ्लिनेट सेंटर IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग एंड IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। तीसरा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। तो ये 3 टाइम्स मैंने रिपीट कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो और हम देखते हैं ऑनलाइन कोर्सवेयर क्या है हमारा। इसमें NPTEL है हमारा। ठीक है, NPTEL है जो इम्प्लीमेंट किया था IIT मद्रास ने, और IIT दिल्ली भी इसमें शामिल था। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे IITs थे, सारे IITs ही थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, ई ज्ञान कोश बहुत ही कॉमन है, हम लोग जानते हैं। ई ज्ञान कोश इग्नू ने डेवलप किया है न्यू दिल्ली ने। ठीक है, और पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन है डिक्टेड एजुकेशन काउंसिल का। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट किया था MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 2 हो गए ऑनलाइन कोर्सवेयर। थर्ड ऑनलाइन कोर्सवेयर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिपोजिटरी CEC है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया था कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली ने, और पार्टनरशिप थे हमारे इंस्टीट्यूट कौन थे, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये था इसमें पार्टिसिपेटिव। अब ये 4th हमारा 5th हमारा है, सही 4th ही हमारा है ई कंटेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ये हमारा कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली था। इसमें पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया एंड रिसर्च सेंटर्स है। NMEICT मिनिस्ट्री ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो 4 थे मैंने आपको ये बता दिया ऑनलाइन कोर्सवेयर। ठीक है, अब इसमें डाटा हार्वेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन है ये हम टेबल से देखेंगे। अदर पहले मैं आपको अदर इसमें जो कंसोर्शिया है अदर इनिशिएटिव वो क्लियर आउट कर देती हूँ, उसके बाद हम टेबल पे चलेंगे 4th वाले की, डिजिटल हार्वेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो है। पहले अदर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। अदर इनिशिएटिव्स में हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्प्लीमेंट किया है नेस्कियर ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज नेस्कियर, और CSIR काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, नेस्कियर है और हमारा CSIR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो ये चीज़ है, इसको ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए ये पार्टिसिपेंटिंग इंस्टीट्यूशन है। सपोर्टेड किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक, इन सब ने इसको आयुष के नाम से है ये, तो इसको इन्होंने सपोर्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये सारी चीज़ डेवलप हुई है। दूसरा हमारा आर्काइव्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी क्या है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा। ठीक है, इसको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन है, इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्ट्रियन दिल्ली है, NM जोशी सेंटर फॉर लेबर साइंस एंड एजुकेशन है, वर्कर एजुकेशन ट्रस्ट ये इसमें ऐड होता है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई, तो इसमें दो ही हैं हमारे। ठीक है, अब हम टेबल की तरफ आ जाते हैं। हमारा टेबल अभी रह गया है डाटा हार्वेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, उसका टेबल है, मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ अभी। सो फ्रेंड्स, हम अब टेबल पे आ जाते हैं। डाटा हार्वेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। डाटा हार्वेस्टिंग सर्विस हार्वेस्टेड इंडेक्स मेटा डाटा फॉर OAI कंप्लेंट आर्काइव। इसमें क्या होता है, ओपन आर्काइव इनिशिएटिव्स कंप्लेंट आर्काइव और रिपोजिटरी में क्या आ जाता है, थ्रू हार्वेस्टर्स के थ्रू आ जाता है। सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट करते हैं प्रोटोकॉल को, जिसको हम OAI PMT कहते हैं, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग के लिए। इसके लिए अब हमारे क्या है, देखो इसमें नेम ऑफ द हार्वेस्टर है, इम्प्लीमेंट किसने किया, सपोर्टेड किसने किया, URL और डिस्क्रिप्शन है हमारे। ठीक है, तो इसमें हमारा नेम ऑफ द हार्वेस्टर में ओपन इंडेक्स इनिशिएटिव है, उसमें हमारे इम्प्लीमेंटेड इंडियन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में क्या आया है। उसके बाद सपोर्ट किसने किया है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और URL इसका http OII.IGIDR.AC.in ये है। ये क्या डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो हम ओपन आर्काइव इनिशिएटिव है, जिसमें कॉर्पोरेटिव इनिशिएटिव इंडेक्स लिया जाता है टू इंडेक्स करने के लिए सोशल साइंस लिटरेचर जो पब्लिश हुई है इंडिया में। सर्च डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन DRDC इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक बैंगलोर, ये इसके ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्लीमेंट किया। सपोर्ट किसने किया है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसमें आता है http DRDC ISI banks AC.in, ये इसका जो है URL है। उसके बाद हमारा अगर सर्च डिजिटल लाइब्रेरी में देखा जाए, करंटली इसमें 40,954 रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम 18 नेशनल रिपोजिटरी इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड ICT में। उसके बाद मेटामेड में हमारा है आता है लास्ट, ये मेटामेड है, इसमें आता है हमारा इंडियन मेडलर सेंटर, जिसको किसने NIC ने डेवलप किया है, न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका URL है, इसमें हमें वो नहीं दिया हुआ कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन URL दिया हुआ है। इसका है http://indmedp.nic.in metamed.html, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम अपना रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक को रिकॉल करते हैं फिर और इसको सम अप भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ही हमने पहला टॉपिक पढ़ा है इसमें
टॉपिक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है इनिशिएटिव्स में, ठीक है। तो इसमें हमें बताया है कि इसने हमें 1994 में हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉइंट वेंचर ऑफ साइंस नेशनल साइंस फाउंडेशन का था, और इसमें 2 चीज़ ऐड थी, हमारा डिपार्टमेंट डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर करे थे आपको, ठीक है। इंट्रो में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या थे ये हमने पढ़ा था। करंट डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इंडिया में कौन कौन से हैं ये हमने सारे देखे थे। इसके कुछ एग्जाम्पल में बता रहे, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है। उसके बाद इसमें ही हमारा विज्ञान पुरस्कार डिजिटल लाइब्रेरी है, प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी। तो ये हमारा तीसरा इसमें NCERT ऑनलाइन, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मॉन्यूस्क्रिप्ट में हमने कला संपदा पढ़ा था। उसके बाद कला संपदा एक टॉपिक और पढ़ा था, इसमें नेशनल डेटा बैंक ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूस्क्रिप्ट्स, ये भी हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। और मुक्त बुद्धा ये भी हमने पढ़ लिया था इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थीसिस रजिस्ट्रेशन में हमने ये पढ़ा था, शोध गंगा क्या होता है ये हमने इसमें लिया था। और विद्यामित्री डिजिटल लाइब्रेरी ये भी हमने लिया था। उसके बाद इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी हमने किया था, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ जनरल्स हमने लिया था इसमें। उसके बाद नेशनल इंडियन साइंस अकेडमी ये भी हमने लिया था। उसके बाद मेड इंडिया ये भी हमने लिया था। और ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम्स ये भी हमने लिया था। इसके बाद indianjournal.com ये भी लिया था, ठीक है। उसके बाद मेड न्यूज़ पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ये हमने लिया था इसमें। कमला राज इंटरप्राइजेस ये लिया था 8। तो ये सारी 8 चीज़ें हमने ली थी। उसके बाद हमारा डिजिटल लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ इसका एक और पार्ट था, वो भी हमने कवर किया था। इसमें पहले तो उसी में इंट्रोडक्शन पार्ट था, फिर हमने उसमें लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया पढ़ा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी वही सारी चीज़ें थी कि बहुत सारी इसने बताया था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आजकल अवेलेबल है, बट हमें क्या है वही इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करनी है जो हमारी नॉलेज से रिलेट करती है, और उसको ही हमें जो है आगे बढ़ाना है कि वो लिंक क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो हमने ये लिया था लाइब्रेरी कंसोर्शियम इन इंडिया, ये भी टॉपिक्स हमने कवर किया था। उसके बाद बता देती हूँ आपको, कंसोर्शियस के बाद इसमें क्या था, हमारा UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया था, इनसाइड AICT कंसोर्शिया था, ठीक है। ये हो गया नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम था। उसके बाद MCIT कंसोर्शियम था। उसके बाद डाई कंसोर्शियम था, एरमेट कंसोर्शियम। उसके बाद ERDO जनरल कंसोर्शियम था। उसके बाद डेलकॉम था, सेरा था, कंसोर्शियम फॉर रिसोर्स इन एग्रीकल्चर ये था, और एनलिस्ट ऑनलाइन। अब इसमें ये सारा चीज़ कवर हो गए। अब ऑनलाइन सोर्सवेयर में क्या आता है, NPTEL ये था, ठीक है। और ज्ञानकोश ये दूसरा था हमारा। उसके बाद ज्ञानकोश के बाद हमारा इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिपोजिटरी CEC था, ठीक है। CEC में हमारा आता है कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये 3rd था। 4th है हमारा EPG पाठशाला, ठीक है। और कंटेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट ये 5th था इसमें हमारा। उसके बाद आर्काइव्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी ये था टॉपिक, इसी में ही इन्वॉल्व था।
सॉरी मैंने हार्वेस्टिंग वाले आपको डाटा हार्वेस्टिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर एक टेबल से पढ़ाया। उसके बाद अदर इनिशिएटिव में हमारा था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये पहला वो था। और दूसरा इसमें आर्काइव लाइब्रेरी ऑफ, ये शायद छूट गया है, इसका मैं बता देती हूँ। इसमें दूसरा पॉइंट ये है आर्काइव ऑफ इंडियन लाइब्रेरी, तो इसको इम्प्लीमेंट वीवी ग्री नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा ने किया था। उसके बाद ये इसको सपोर्ट किया है इसने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियन दिल्ली, ये इसका पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है। और इसमें ये है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटीज़ न्यू दिल्ली, ये भी है। सपोर्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें भी 2-3 पॉइंट मैंने आपको क्लियर किए, ये सम अप हो गया। तो अब हमने ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इन नेशनल। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव इन इंटरनेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।